Welcome students to our channel यूनिवर्सिटी विट्स। आज का जो टॉपिक है वो है बैकग्राउंड ऑफ एंग्लो सैक्सन। एक्चुअली ये एक पीरियड था इंग्लिश लिटरेचर में। इंग्लिश लिटरेचर के जितने भी पीरियड्स हैं उनमें से सबसे पहला पीरियड हम कह सकते हैं इसको। ये दो ट्राइब्स थे, दो कबीले थे जो कि एक जगह पर आके आबाद हो गए थे। उससे पहले उस जगह पर सेल्ट्स और ज्यूट्स रहा करते थे, लेकिन जब ये दो कबीले आके उस जगह को इन्वेड करते हैं, उस जगह पर रहना शुरू करते हैं, तो कुछ टाइम के बाद उस जगह को एंग इस कबीले के नाम से, चूँकि एंग्लो जो है वो अलग कबीला था, ट्राइब था, और सैक्सन अलग था। एंग्लो से ही उस जगह का नाम एंगल लैंड बन गया, और कुछ टाइम के बाद उसको एंजल लैंड भी कहा जाता था। एंड विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द कोर्स ऑफ टाइम, दैट एंगल लैंड और एंजल लैंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू इंग्लैंड, जिसको आज हम इंग्लैंड कहते हैं। तो देखते हैं कि ये बैकग्राउंड में असल में एंग्लो सैक्सन क्या थे। इंग्लिश लिटरेचर स्टार्टेड विद एंग्लो सैक्सन लिटरेचर। अब अगर इंग्लिश लिटरेचर की बात करें तो वो एंग्लो सैक्सन लिटरेचर से स्टार्ट होता है। सबसे पहले एंग्लो सैक्सन ने ही इसका आगाज़ किया था। English was common tongue of Angles and Saxons before occupied Britain. अब ये जो ऑक्यूपाइड ब्रिटेन है, इससे पहले जो है एंगल्स की या एंजल्स की जो और सेक्सन की जो टंग थी, जो वो ज़बान बोला करते थे, डेट वाज इंग्लिश। और वहाँ पे 3 डायलैक्ट्स बोले जाते थे, जिनमें से मिडलैंड इंग्लिश डायलैक्ट जो है उसको एंग्लो सैक्सन इस्तेमाल करते थे। बिफोर द ऑक्यूपाइड ब्रिटेन दे लिव्ड अलोन द कोस्ट ऑफ स्वीडन एंड डेनमार्क। अब जब ये जिस इलाके में यहाँ के आबाद हुए तो उसे ब्रिटेन कहा जाता था। अब या इससे पहले जो है ये कहाँ रहा करते थे? दीज वर द ट्राइब्स जो कि कोस्टल एरिया पे रहते थे, स्वीडन के और डेनमार्क के। एंड द ऑक्यूपाइड लैंड वाज कॉल्ड एंगल लैंड, जो कि बाद में इंग्लैंड में ट्रांसफॉर्म हो गया। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? What were the features or what were the features of Anglo-Saxons? First one is these tribes were fearless, means के ये बेबाक किस्म के, नडर किस्म के, लड़ाका किस्म के ट्राइब्स थे। एडवेंचरस एंड ब्रेव, मीन्स कि गैलेंट्री जो है वो उनके अंदर शीर गैलेंट्री थी। बहुत ही बहादुर किस्म के, नडर किस्म के ये ट्राइब्स थे। दे सेंग एट देयर फीस्ट about battles, gods, and their ancestral heroes, and some of their chiefs were bards. अब वो ये कह रहा है पॉइंट नंबर सेकंड में, दे सेइंग एट देयर फीस। फीस मीन जहाँ पर आप खाने को कह सकते हैं, दावत को कह सकते हैं कुछ लोगों की। तो वो कहते हैं कि अब इन फीस्ट में, अपने उन दावतों में वो जंगों के बारे में गाने गाया करते थे, अपने गॉड्स के बारे में गाया करते थे, इंसेस्ट्रल हीरोज़, जो उनके पहले हीरोज़ थे, उनके जो हम ये कह सकते हैं गैलेंट्री, शिवलरस पीपल जो थे, शिवलरी जो थी, उनके बारे में वो गुनगुनाया करते थे। और सम ऑफ देयर चीफ्स वर बार्ड्स, और उनमें से कुछ जो थे वो पोइट्स भी थे। पॉइंट नंबर 3 इज़ देयर सॉन्ग्स वर अबाउट रिलीजन। अब उनके सॉन्ग जो है रिलीजन के बारे में भी हुआ करते थे, वॉर्स के बारे में, एंड एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है। एंड इंग्लिश पोइट्री बिगेन फ्रॉम दिस सॉन्ग। अब हम बात करेंगे वो विद व्हाट इज़ द ऑरिजिन, व्हाट इज़ द एसेंस ऑफ द इंग्लिश पोइट्री। सो द सॉन्ग्स sung by Anglo-Saxon is the origin of English poetry. There are some principles, कुछ rules थे, कुछ norms थे, कुछ traditions थी जो वो अडॉप्ट किया करते थे, जो अपनी लाइफ में, जिसके ऊपर वो अपनी लाइफ गुजारते थे। दे फॉलोड 5 प्रिंसिपल्स इन देयर लाइफ। द फर्स्ट वन वाज लव टू फ्रीडम, पर्सनल फ्रीडम। अब वो पर्सनल फ्रीडम के बारे में ना बहुत ही कॉन्शियस थे। रिस्पॉन्सिवनेस टू नेचर, मीन्स के फॉर देम नेचर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। लव फॉर रिलीजन, दे वर आल्सो रिलीजियस, मीन्स क्रिश्चियनिटी थी उस टाइम पे। नंबर 4, लव फॉर वुमेनहुड,
औरतों से जो है एरोटिक लव, वी कैन से इमोरस हम कह सकते हैं, वो भी उनके अंदर ज़्यादा था. स्ट्रगल फॉर ग्लोरी, दे वांट टू बिकम अ ग्लोरियस ट्राइब. They were very, because they were brave, we have already discussed. They were gallantry, they have chivalrous qualities. That's why they struggle for glory. तो ये 5 जो है प्रिंसिपल्स थे जिन पे वो अपनी लाइफ गुजारते थे. नाउ लेट्स कम टू द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन, कि अब लिटरेचर उस टाइम का क्या था. मच ऑफ एंग्लो सैक्सन पोइट्री इज़ लॉस्ट, फ्यू फ्रेगमेंट्स लेफ्ट. ज़्यादातर उनका जो लिटरेचर है वो लास्ट हो चुका है. मीन्स कि अब चूँकि उस टाइम पे इतना तो लिखने का लिखाने का वो नहीं था, तो उनकी पोइट्री मोस्ट जो है वो ज़्यादातर लॉस्ट हो चुकी है. कुछ जो फ्रेगमेंट्स है, जिसमें बो वुल्फ एक एपिक पोम है. बो वुल्फ में वो हीरो भी होते हैं और वही उस पोम का नाम भी है. इट इज़ अ टेल ऑफ एडवेंचर ऑफ बो वुल्फ द हीरो, हु इज़ अ चैम्पियन एंड स्लेयर ऑफ मास्टर, जो कि मास्टर्स को मारता है. द इंसिडेंट्स इन इट आर सच एज मैनी बी फाउंड इन हंड्रेड्स ऑफ अदर स्टोरीज. अच्छा, इसके जो कुछ इंसिडेंट्स हैं वो काफ़ी और स्टोरीज़ में भी पाए जाते हैं. इट इज़ फुल ऑफ ऑल सॉर्ट ऑफ रेफरेंसेस एंड allusions. इसके अंदर कई रेफरेंसेस भी मौजूद हैं. अनदर थिंग इज़ विडसिथ describes continental courts visited in imagination by a far wandering poets, के एक पोइट जो है वो घूम रहा होता है कहीं पे और वो एक कोर्ट के अंदर चला जाता है, तो उसके अंदर जो इमेजिनेशन है उस पोइट की, उसको डिस्कस किया गया है विटसिथ के अंदर. थर्ड थिंग इज़ वॉलहेयर. अब वॉलहेयर क्या है? वॉलहेयर टेल हाउ वॉल्टर्स ऑफ एक्वांटाइन withstood a host of foes in the passes of Voss's. वो ये कहता है, जो वालहेयर है ये हमें ये बताती है कि कैसे जो वाल्टर ऑफ एक्वाटाइन है वो सामने खड़ा हो जाता है होस्ट ऑफ फो इन द पासेस ऑफ वॉस्ट्स. वॉसेज भी इसको प्रोनाउंस किया जा सकता है. तो वॉसेज के पासेस के अंदर जो उसके दुश्मन होते हैं, तो उनको कैसे वो कह सकते हैं कि इन्वेड करता है या ऑब्स्ट्रक्ट करता है. तो इसकी जो स्टोरी है वो वालहेयर में डिस्कस की गई है. The fight, next one is the fight at Finnesburg, deals with the same favorite theme of the battle against fearful odds. अब अगेन जो है इसकी थीम जो है वो शिवरस है, इसके अंदर भी बैटल है. फिफ्थ वन है कंप्लेन टू डूअर, डिस्क्राइब द डिसअपॉइंटमेंट ऑफ अ लवर. ये इरोटिक है, इमोरस है, कि इसके अंदर एक लवर की जो है वो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो डिस्कस की गई है. आफ्टर द एंग्लो सैक्सन embraced Christianity, the poets took up religious theme as the subject matter of their poetry. अब हमने कहा कि उनकी एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि वो रिलीजियस सॉन्ग गाते थे. वो ये थे कि जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपनाया, जब वो क्रिश्चियन हो गए, तो उनके जो सॉन्ग्स थे वो रिलीजन से रिलेटेड हो गए, उनके थीम जो है वो रिलीजियस हो गया. Major portion of Anglo-Saxon poetry is religious. There is why there the most of the part of their poetry, the most segments, the most sessions are related to religion. फेमस पोइट्स, व्हेन इट कम्स टू फेमस पोइट, तो दो पोइट्स जो हैं उनके बड़े फेमस थे, कैडमन एंड सेनावुल्फ. कैडमन सेइंग इन स्टोरीज द होल स्टोरी ऑफ द फेट ऑफ मैन. कैडमन की जो स्टोरीज होती हैं वो इंसान के फॉर्चून के बारे में, उसके फेट के बारे में, उसकी किस्मत के बारे में थी. फ्रॉम द क्रिएशन एंड द फॉल ऑफ द रिडेम्पशन एंड द लास्ट जजमेंट. अब जहाँ से इंसान का आगाज़ हुआ था और जहाँ पे उसका जाके अख्ताम होना है, और जो उसका लास्ट जजमेंट है, लास्ट जजमेंट डे है, वहाँ तक ये सारी चीज़ें जो भी उसकी स्टोरीज़ थी वो कैडमन की मशहूर थी. अब सेनावुल्फ किस लिए मशहूर था? वाई ही वॉज प्रोमिनेंट? बिकॉज हिज इम्पॉर्टेंट पोम इज़ क्राइस्ट. उसकी जो इम्पॉर्टेंट पोम है दैट इज़ क्राइस्ट, मेट्रिकल नैरेटिव ऑफ लीडिंग इवेंट एज क्राइस्ट मिनिस्ट्री अपॉन अर्थ इंक्लूडिंग हिज रिटर्न टू जजमेंट. अब जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़मीन पर आना है और उनकी लाइफ है, और फिर अगेन जो है उनका आसमानों पे चला जाना है, इट इज़ डिस्कस्ड इन द सेनावुल्फ पोम विच इज़ इट इज़ डिस्कस्ड इन द पोम रिटन बाय सेनावुल्फ. नेक्स्ट, अब ये तो पोइट्री होगी. अब प्रोज जो है उसके अंदर वो कैसे डेवलप हुई? दिस पीरियड वाज आल्सो मार्क्ड बाय द बिगिनिंग ऑफ इंग्लिश प्रोज.
अब यहाँ से भी इंग्लिश प्रोज स्टार्ट होती है। किंग एल्फर्ड ट्रांसलेटेड लैटिन टू इंग्लिश थ्रू विच प्रोज वाज एस्टेब्लिश्ड। अब किंग एल्फर्ड जो उस टाइम पे था, रूलर था एंग्लो सैक्सन ट्राइब का, उसने क्या किया कि वहाँ के जो लैटिन पोम्स थी उनको ट्रांसलेट किया इंग्लिश प्रोज में। तो इस तरह इंग्लिश की प्रोज भी स्टैब्लिश होनी शुरू हो गई। देर वॉज नो ब्रेक इन प्रोज ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। अब एंग्लो सैक्सन के पीरियड में प्रोज जो है वो रुकती नहीं है, उसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट होती जाती है, वो नरिशमेंट होती जाती है, वो डेवलप होती जाती है। द ग्रेट सक्सेस ऑफ एंग्लो सैक्सन प्रोज इज़ इन रिलीजियस इवेंट। अब उस टाइम की जो प्रोज है उसमें ग्रेट सक्सेस किस चीज़ में है कि उसने एट द टाइम ऑफ एंग्लो सैक्सन्स पीरियड रिलीजियस इवेंट जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं। दे टॉक अबाउट द क्रिश्चियनिटी, दे टॉक अबाउट द फॉल ऑफ ह्यूमन, दे टॉक अबाउट द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन, दे टॉक अबाउट द जजमेंट्स डे, द डूम्स डे, द डे ऑफ रिडेम्पशन, द डे ऑफ रिट्रीब्यूशन। वो क़यामत के दिन के बारे में बात करते हैं, वो इंसान के पैदा होने के बारे में बात करते हैं, वो इंसान के फ़ना होने के बारे में बात करते हैं, वो ईसा अलैहिस्सलाम की क्रिएशन और उनका ज़मीन पे आना और अगेन उनका दो आसमानों पे चला जाना, इसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो ये है कि जब उन्होंने क्रिश्चियनिटी कबूल की, क्रिश्चियंस होंगे, तो उसने भी उनको बहुत इन्फ्लुएंस किया। सो नेक्स्ट थिंग इज़ द टू ग्रेट पाइनियर ऑफ इंग्लिश वर इंग्लिश किंग एल्फ्रेड एंड प्रीस एल्फ्रिक। अब जो प्रोज के हम कह सकते हैं तो उसमें किंग एल्फ्रेड थे और प्रीस्ट एल्फ्रिक थे। अब एल्फ्रेड द ग्रेट, द ग्लोरियस किंग ऑफ वेसेक्स, actually Alfred was the king of Wessex who translated number of Latin chronicles, historical books in English। अब उसने क्या किया, किंग एल्फ्रेड ने, जो कि वेसेक्स का किंग था, तो उसने लैटिन की जो क्रॉनिकल्स थी, जो स्टोरीज थी, उनको हिस्टोरिकल बुक्स थी, उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना शुरू किया। और जो एल्फ्रिक प्रीस्ट था उसके जो सरमन्स थे, वो सरमन्स जो है वो पोइटिक प्रोज में लिखे जाते थे। अब इसका एंड कहाँ पे होता है, चूँकि ये स्टार्ट होती है तकरीबन कुछ क्रिटिक्स कहते हैं कि ये 450 से स्टार्ट होती है, कुछ कहते हैं कि ये 670 से, कुछ कहते हैं 455 से, तो डिफरेंट नोशंस हैं। द एंग्लो सैक्सन पीरियड वाज एंडेड इन 1066। ये एक तो बात 100% श्योर है कि 1066 में ये पीरियड ख़त्म हो जाता है। ये जंग होती है बैटल ऑफ हैशटैंग की। एंग्लो नॉर्मन्स आ जाते हैं और इनको फ़तह कर लेते हैं इस इलाके को। When last king of Saxon Harold defeated by William the Conqueror of Normandy at the Battle of Hashtag। तो इनका जो लास्ट किंग था हैरल्ड, उसको डिफ़ीट हो जाता है, उसको इन्वेड कर लिया जाता है, उसको शिकस्त दे दी जाती है, विलियम जो कि नॉर्मंडी का किंग होता है। द एंग्लो सैक्सन पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर एक्सटेंड्स फ्राम 670 AD टू 1100 AD। बाज़ क्रिटिक्स ये भी कहते हैं, सम ऑफ द critics are of view that this period starts from 450 और 455 AD। तो 670 भी कुछ बुक्स में लिखा हुआ है। द न्यू पीरियड वाज एंग्लो नॉर्मन पीरियड और मिडल इंग्लिश, इसको मिडीवलिज्म भी कहा जाता है। इसके बाद जो पीरियड आता है उसको डार्क एजेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर लिटरेचर को इतनी स्पेशली इंग्लिश लिटरेचर को इतनी तकवीत नहीं मिली, वो इस्टेब्लिश नहीं हुआ, नर्चर नहीं हुआ, इसको नरिशमेंट नहीं मिली, वो डिग्रेड होता गया, इसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली। सो इट वाज ऑल अबाउट Anglo-Saxon period. If you have any query and any ambiguity, you may ask questions in the comment.